वंस अगेन गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो बेटा JIGL और इसके अंदर एक न्यू चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं और चैप्टर का नाम क्या है? CPC बोले तो सिविल प्रोसीजर कोड। CPC का मतलब है सिविल प्रोसीजर कोड। ठीक है जी। लेक्चर नंबर 1 जो लेक्चर है, पहला लेक्चर है भाई, लेक्चर नंबर 1। काफ़ी क्लास लगने वाली है इसके ऊपर और ये आपका चैप्टर नंबर 8 यहाँ पे दिया हुआ है, सिविल प्रोसीजर कोड। कुछ बहुत सारी चीज़ें, मतलब इस चैप्टर के बाद ये में क्या क्या होता रहे तो आप समझ जाओगे। आज की क्लास से आपको बहुत कुछ नॉलेज मिल जाएगी। सबसे पहले लिखो, आज लिखने का काम बहुत करना पड़ेगा। जो इंडिया है उसका क्या बना हुआ है? एक कोर्ट सिस्टम बना हुआ है। इंडिया का कोर्ट क्या बना हुआ है? सिस्टम बना हुआ है। क्या सिस्टम है? सबसे ऊपर कौन होता है? सुप्रीम कोर्ट। उसके नीचे कौन होता है? हाई कोर्ट। उसके नीचे कौन होता है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। हम कहाँ रहते हैं? दिल्ली में। दिल्ली में कितने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं? दिल्ली के अंदर 6। ठीक है, तो एग्जाम्पल के लिए 6 दिल्ली के अंदर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है भाई। दिल्ली में 6 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। साकेत, कड़कड़डुमा, द्वारका नाम सुना होगा आपने, ठीक है ना, पटियाला हाउस, रोहिणी, तीस हजारी। ठीक, समझ में आया? सबसे ऊपर कौन है? कितने सुप्रीम कोर्ट हैं? एक ही है? पक्का एक ही है भाई, नाम से नहीं पता लग रहा? सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट हर स्टेट का एक होता है, पर कई बार क्या होता है 2 स्टेट का एक हो जाता है ना। आ गई बात समझ में? मतलब 21, 24 जो भी है इसके आसपास है। ठीक है, एग्जाम में नहीं आना है ये, तो आप नेट से चेक कर सकते हो एग्जैक्टली कितना नंबर चल रहा है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ये तो दिल्ली में ही कितने हैं भाई? 6। तो ये हम क्या याद करेंगे कि कितने हैं? स्टेट ही हमारे इतने हैं। उसके बाद क्या होता है? जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसके आगे की कहानी ये बना लिया चार्ट, ये चार्ट बना लिया। जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस जाते हैं वो किस बेसिस पे जाते हैं? क्वेश्चन ऑफ लॉ और क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स। हाई कोर्ट में जो केस जाता है वो क्वेश्चन ऑफ लॉ में जाता है। क्या फैक्ट्स में जा सकता है? मतलब फैक्ट्स में जा सकता है तो आंसर इज यस। उसकी एक्सेप्शन होती है, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स में जा सकता है, वो बताएंगे आपको पढ़ते हुए। पर सुप्रीम कोर्ट ओनली क्वेश्चन ऑफ लॉ और कुछ नहीं। तो दिमाग में क्वेश्चन नहीं आता कि क्वेश्चन ऑफ लॉ क्या होता है और क्वेश्चन ऑफ फैक्ट क्या होता है। पता है सभी को क्वेश्चन ऑफ लॉ क्या होता है और क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स क्या होते हैं? पूरा एविडेंस पढ़ लिया आपने तो पता ही होगा फैक्ट्स क्या होते हैं, है ना भाई? वो मर्डर हुआ है, मर्डर चाकू से हुआ, बंदूक से हुआ, किस जगह हुआ, वो सब क्या है? फैक्ट्स हैं। लॉ क्या है कि भाई वो जो मर्डर किया है, घर के बाहर अंदर जो भी उसमें क्या लग रहे हैं? सेक्शंस लग रहे हैं। ये क्या है? क्वेश्चन ऑफ लॉ है कि भाई मर्डर किया है तो 14 साल की जेल जाएगा, ये काम किया है तो ये कहानी होगी उसके साथ। तो क्वेश्चन ऑफ लॉ फाइंड आउट करना ज्यादा आसान होता होगा या क्वेश्चन ऑफ फैक्ट? हाँ जी, फैक्ट या लॉ? दो तीन बच्चे ही जवाब देते हैं क्लास में, और बच्चे क्या है भाई बताओ?
क्वेश्चन ऑफ लॉ या फैक्ट? प्रगति बेटा बोलो, अभी तो आप करते मजा आएगा, बोलो फैक्ट या लॉ? तो लॉ आसान नहीं होता, क्यों? इतना ही आसान होता तो इंग्लिश की जो टीचर है वो हिंदी अनुवाद करके पढ़ा देती, पर इंग्लिश की टीचर आपको लॉ नहीं पढ़ा सकती, क्योंकि लिखा हुआ है आ कंपनी, उसको क्या पता आ कंपनी का मतलब क्या है? लिखा हुआ है रिलेटिव, उसको क्या पता रिलेटिव का मतलब क्या है? उसके हिंदी अनुवाद से काम नहीं चलेगा। यहाँ इंटरप्रिटेशन चलती है, यहाँ हिंदी अनुवाद नहीं होता है, यहाँ इंटरप्रिटेशन डिफरेंस होता है। इंग्लिश की हिंदी करने में, ट्रांसलेट करना और इंटरप्रिटेशन करने में क्या होता है? डिफरेंस होता है। बात समझ में आ रही है? तो मोर डिफिकल्ट क्या है? क्वेश्चन ऑफ लॉ। ठीक है, वोडाफोन, तभी तो इतने करोड़ों के केसेस चले जाते हैं कोर्ट के अंदर। आगे बढ़ते हैं चार्ट नंबर 2 की तरफ। चार्ट नंबर 2 में आ जाओ। चार्ट नंबर 2 क्या है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कितनी साइड होती है? 2। एक साइड कौन सी होती है? सिविल। और दूसरी कौन सी होती है? क्रिमिनल। लिखते चलो भाई, मैं भी तो लिख रहा हूं। एक साइड कौन सी होती है? सिविल। दूसरी कौन सी होती है? क्रिमिनल। जो सिविल साइड होती है इसके अंदर भी क्या है? 3 टायर हिरार्की है, मतलब कि 3 पार्ट में बटा हुआ है। और इसमें भी क्या है? 3 टायर हिरार्की, ये भी 3 पार्ट में है। सबसे पहले सिविल साइड में आते हैं। सिविल साइड का मतलब क्या है? सिविल साइड का मतलब क्या है? प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है। एग्जाम्पल लिख लो, आपका क्या है? प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है। आपकी प्रॉपर्टी पे किसी ने कब्जा कर लिया, आपकी प्रॉपर्टी में किसी ने कब्जा कर लिया। क्रिमिनल क्या है? मर्डर। ओ भाई साहब, मर्डर हो गया, खून हो गया। असली में जब कोर्ट के अंदर घुसोगे तो उसके अंदर क्या होती है? 2 साइड होती हैं। एक ही कोर्ट है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, वही द्वारका कोर्ट है, उसके अंदर ही 2 साइड है, सिविल और क्रिमिनल। 3 टायर और हिरार्की का मतलब क्या है? यहाँ पे टॉप लेवल है। कौन सा लेवल है बेटा? टॉप लेवल, मिडल लेवल और लास्ट लोएस्ट लेवल। सिविल साइड समझ में आ गया? प्रॉपर्टी डिस्प्यूट सिविल। 3 टायर ऑफ हिरार्की समझ में आ गया? टॉप लेवल बोलो, मिडल लेवल, लोअर लेवल। सबसे पहले लोअर लेवल की बात करते हैं आपके साथ। लोअर लेवल में क्या होता है? लोअर लेवल में बैठता है भाई सीजे। सीजे कभी नाम सुनाओ? सीजे का मतलब क्या होता है? सिविल जज। ये सारी टर्म्स आएंगी, सीपीसी, सीआरपीसी, पूरा बेस बना रहा हूं सीपीसी, सीआरपीसी। एक तो ये कि मैं आपको पढ़ा दूं और एक ये कि मैं आपको ढंग से सिखा दूं चीजें। तो सिविल जज, और ये जो सिविल जज होता है, ये जो केसेस लेता है वो होते हैं भाई साहब अप टू 25,000 रुपये तक के। तो अगर आपका केस 25,000 रुपये तक का है तो उस केस के अंदर सिविल जज के पास जाएगा वो। रुपए मतलब कि जो आपकी प्रॉपर्टी है डिस्प्यूट, 25,000 रुपये की प्रॉपर्टी, ठीक है, या किसी से आपने पैसे लेने हैं 20,000 रुपये, तो फिर जब कोर्ट में एप्लीकेशन लगेगी, अब ये तो हम लोग एप्लीकेशन बोलेंगे, मतलब सूट फाइल करेंगे, तो किसको जाके अपनी एप्लीकेशन देनी है? हमें सिविल जज को जाके देनी है एप्लीकेशन। और मिडल और टॉप लेवल में क्या है? नो मॉनेटरी लिमिट। तो दोनों का साथ में लिख सकते हो, नो मॉनेटरी लिमिट। यहाँ पे कोई मॉनेटरी लिमिट है ही नहीं भाई।
यहां पे कोई मॉनेटरी लिमिट है ही नहीं। तो क्या होता होगा जब मॉनेटरी लिमिट नहीं है, तो क्या होता होगा? हाँ जी, टॉप लेवल के पास गया, टॉप लेवल के पास ज्यादा काम है। जो टॉप लेवल वाला है उसके पास क्या है, काम ज्यादा है, वो किसको बोल देगा? मिडल वाले को बोल देगा। तो यहां पे कहीं पे भी जा सकता है, पर टॉप लेवल के पास ही जाता है, और टॉप लेवल आगे किसको डेलीगेट कर देता है? मिडल वाले को। तो यहां कोई लिमिट नहीं है, यहां पे कोई लिमिट नहीं। दूसरी तरफ आ जाओ, दूसरी तरफ कौन था? क्रिमिनल, है ना? इसमें भी कितने होंगे? ये 3। सेम वही कहानी, टॉप लेवल, मिडल और लोअर। टॉप, मिडल, लोअर। लोअर में देखो क्या होता है। जो लोअर लेवल है उसके अंदर 2 लोग बैठे हुए हैं। कितने लोग बैठे हैं लोअर में? 2 लोग बैठे हैं। कौन कौन बैठा है जी? पहला बैठा है फर्स्ट क्लास, इसको बोलते हैं जेएम। जेएम का मतलब है जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। जैसे कोई मर्डर वर्डर हो जाता है तो आपने सुना भी होगा कि यार मजिस्ट्रेट के पास जाना पड़ेगा। तो ये क्या है? जुडिशियल मैजिस्ट्रेट है, फर्स्ट क्लास। जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। ये सेकंड क्लास का जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। जेएम। वहां पे लोअर वाले को क्या बोल रहे थे सिविल में? सिविल में लोअर वाले को क्या बोल रहे थे? सिविल जज, सीजे। अभी तो आपने नाम भी सुना होगा, डीएम के ऑफिस गया था मैं, डीएम के, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। तो डिस्ट्रिक्ट अलग होता है और जेएम अलग होता है। हाँ, जेएम उससे लोअर लेवल है, नाम से ही पता लग रहा होगा आपको, नाम से ही आपको पता लग रहा होगा। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तो टॉप लेवल में बैठेगा, यहां उसके चेले बैठे हुए। जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास। सेकंड क्लास वाला क्या करता है भाई? बड़ा मजा आएगा, देखो कितना है। इसके पास जो केसेस हैं उसके अंदर जो पनिशमेंट होगी, क्या होगी? पनिशमेंट होगी, जरा ढंग से लिख लें। इसके पास जो पनिशमेंट होगी वो कितनी होगी? पनिशेबल विथ इम्प्रिजमेंट। पनिशेबल विथ इम्प्रिजमेंट। तो यहां पे जो इम्प्रिजमेंट होगी वो होगी जी अप टू 1 ईयर, 1 साल की जेल, और 5,000 रुपए का फाइन, और बोथ। और क्या है? बोथ। तो अगर आपको लॉ में कितने साल का इम्प्रिजमेंट देना है, लॉ के अंदर 1 साल की जेल करनी है, तो वो कौन कर सकता है? सेकंड क्लास जीएम कर सकता है, जेएम कर सकता है, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कर सकता है। कितने तक का फाइन लगा सकता है? 5,000 सकता है। दोनों कर सकता है, यस, उसकी डिस्क्रिप्शन। फर्स्ट क्लास वाला कहां तक कर सकता है? फर्स्ट क्लास वाले को बोला है वो 3 साल का कर सकता है। इसके पास जो केसेस में है उसमें क्या बोला है? पनिशमेंट कितना? पनिशेबल, जिसके अंदर इम्प्रिजमेंट कितना हो गया? हाँ जी, मिनिमम नहीं, अप टू, हाँ वहां पे भी अप टू लिखा है ना, अप टू कितना? 3 साल, 3 साल। और बेटा फाइन कितना? 10,000, और बोथ। और क्या है? बोथ। तो फर्स्ट क्लास जेएम क्या कर सकता है? 3 साल तक आपको जेल में डलवा सकता है। तो 3 साल की जेल कौन देगा?
मुस्कान, अगर 3 साल आपको जेल के लिए डालना है तो वो फर्स्ट क्लास जेएम देगा, सेकंड क्लास जेएम नहीं दे सकता। मतलब कि ये कानून है, कानून में लिखा है कि यहाँ पे जेल कितनी होगी, 3 साल तक की जेल हो सकती है। तो वो बंदा, वो कौन डिक्लेयर कर सकता है 3 साल की जेल? फर्स्ट क्लास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। कितने तक का फाइन लगा सकता है? 10,000 तक का फाइन लगा सकता है। और बोझ, मर्डर का केस इनके पास जाता होगा? नो, मर्डर का केस इसके पास, मर्डर में कितनी है? 14 साल, मैंने आपको बताया 14 साल की जेल है। चोरी करते हो 7 साल की जेल है। ठीक है, दुकान में गए, दुकान से रात को चोरी कर ली, चले मत जाना ऐसे, प्रिया कह रही है हाँ हाँ, और चोरी कर ली तो 7 साल भाई जेल जाओगे। और के बाद मुकेश अंबानी की कंपनी में नॉन कंप्लायंस करवाया तो 10 साल की जेल है, पता है ना कंपनी सेक्रेटरी को। ठीक है, 10 साल जेल जाएगा भाई, चक्की पीसेगा, वहां जाके पड़ेगा फिर कि पहले तो मैंने ढंग से पढ़ाई की नहीं और नॉन कंप्लायंस हो गया, मुक्कू ने मुझे ही जेल डलवा दिया। इतना खतरनाक काम हो गया मेरे साथ। ये कोई लिस्टेड कंपनीज के सीएस अगर आप हो तो मोटा पैसा आपको मिल रहा है तो जेल भी मोटी ही जाओगे। मिडल में क्या आ गया जी? मिडल में बैठता है CJM और एडिशनल CJM। सी का मतलब क्या है? चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। और ये ADD का मतलब क्या है? एडिशनल चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। दिल्ली में कौन होता है? दिल्ली में CMM बैठता है। बताएंगे आपको कि दिल्ली की कहानी क्या है। दिल्ली की कहानी बताएंगे आपको क्या है। असली में दिल्ली की कहानी क्या है? चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट, मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट। तो इसको क्या बोलते होंगे? एडिशनल CMM, है ना। कहानी समझ में आ रही क्या हो रहा है? कि सर जो मिडल है हमारा, मिडल में क्या हो रहा है? चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट है, और जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज है वहां पे क्या होता है? चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट। नाम अलग होता है। कई बार क्या हो ना, आप चले गए और यार राजेश सर ने तो बताया नहीं, फिर आपको वहां जाके ना बड़ा अच्छा लगेगा कि यार सर ने तो हमें बता रखा है, क्योंकि वहां उनके डेजिग्नेशन बोले जा रहे होंगे। तो वो बोल रहा होगा भाई जा, किसके पास चला जा? CMM के पास चला जा। वही CMM क्या होता है भाई? वो वहां प्यून तक को पता है CMM क्या है। क्यों? डेली वो फाइलें इधर से उधर करता है, उसको पता है। अच्छा, उसको फुल फॉर्म नहीं पता होगी, पर उसको पता है DM का ऑफिस, DM यहां बैठा हुआ है, JM यहां बैठा हुआ है, CMM यहां बैठा हुआ है, उसको ये पक्का पता होता है। और बाहर तो लिखा हुआ होगा चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट। DM होगा तो भाई DM और उसका नाम लिखा हुआ होता है बाहर। कभी किसी सरकारी ऑफिस में जाओगे तो पता होगा, वो डेजिग्नेशन नीचे नाम लिखा हुआ होता है। ठीक है ना। तो ये लोग कहाँ हैं भाई साहब? ये लोग आपको 7 साल की जेल करवा सकते हैं, 7 years। तो यहाँ पे जो इम्प्रिजमेंट है वो 7 years का। तो 7 साल, अब ये इक्वल टू का मतलब है अप टू ईयर। अगर 7 साल तक की ये लोग करवाएंगे। बाकी फाइन वीन में कोई लिमिट नहीं बता रखी, कितना भी लगा देंगे फाइन, कोई लिमिट नहीं है फाइन की। तो फाइन नो लिमिट भाई, फाइन की कोई लिमिट नहीं है, कुछ भी लगा। अब जो लॉ में होगा उसके अकॉर्डिंग ही तो लगाएंगे, जो लॉ के अंदर होगा। टॉप लेवल में क्या है? टॉप लेवल के अंदर तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट यहां पे बैठा होगा आपका। ठीक है।
और लॉ की लैंग्वेज में इसको, इस बंदे को डिस्ट्रिक्ट सेशन जज भी बोला जाता है, डिस्ट्रिक्ट सेशन जज। और इसी का भाई होता है एडिशनल सेशन जज, एडिशनल सेशन जज। और एक और आदमी इन्होंने रखा हुआ है अपनी हेल्प के लिए, असिस्टेंट सेशन जज। अब देखो मेरे को तो पूरा ही बताना पड़ेगा ना आपको। तो असली में डीएम के साथ कौन बैठा है, उसका भाई बैठा हुआ है, एडिशनल सेशन जज। और ये लोग हमेशा सारा काम किससे करवाते हैं, डीएम कुछ काम नहीं करता, वो सारा काम किससे करवाता है, असिस्टेंट, नाम से ही पता लग रहा है, असिस्टेंट सेशन जज। और जो ये असिस्टेंट वाला आदमी है, ये कितने साल की जेल कर सकता है, 10 साल। ये 10 साल तक की आपको जेल करवा सकता है। और जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है वो आपको 14 साल की जेल करवा सकता है। अब आप समझ गए होंगे, मर्डर कर दिया तो 14 साल की जेल तो डाल देगा डीएम आपको, पर उसके लिए लिख लेना, हाई कोर्ट की स्टैंप लगवानी पड़ती है। मर्डर के केस में किसकी स्टैंप लगवानी पड़ती है, हाई कोर्ट की। मतलब कि हाई कोर्ट की अप्रूवल लेनी पड़ेगी कि सर मैं इसे ना, मर्डर का केस है सर, 14 साल जेल में डाल रहा हूं, आप अपना ठप्पा लगा के दे दो, अपनी स्टैंप लगा के दे दो बस, बाकी जेल यही डलवा देगा उसको। सारी हियरिंग, सारा ट्रायल क्या होता है, तारीख पे तारीख जो चल रही है, हियरिंग्स हो रही है, वो सारी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जज के, इसलिए नाम देखो ना, डिस्ट्रिक्ट सेशन जज। मतलब कि ये इस सेशन जज में क्या होगा, वो हियरिंग्स चल और फैसला सुनाया जाएगा, फैसला सुनाया जाएगा। चलें आगे। एक बार रिव्यू कर लो जो लिखा है, रिव्यू कर लो, देख लो। हाँ जी, कितने लॉ होते हैं, जो लॉस हैं आर डिवाइडेड, लिख लो, अगला चार्ट है, चार्ट नंबर 3 होगा, डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। तो हमने लॉ को कितने ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है, 2 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया। पहला क्या है, बाद में नोट कर लेना, तभी ठीक है ना, नींद तो नहीं आ रही है। सबटेंटिव लॉ, पहला क्या है, सबटेंटिव लॉस। और दूसरा क्या है भाई, प्रोसीजर लॉस, प्रोसीजर लॉस। पूरे हिंदुस्तान में 2 ही तरीके के लॉ होते हैं, एक तो सबटेंटिव और एक प्रोसीजर लॉ। प्रोसीजर का मतलब क्या होता है कि आपको प्रोसीजर बताया हुआ है, आपको क्या बताया हुआ है, प्रोसीजर बता रखा है। तो हमारे जो प्रोसीजर लॉ हैं वो कौन से हैं, सीपीसी 1908, इसलिए आपने देखा होगा एक्ट नहीं लिखा है इसमें, सिविल प्रोसीजर कोड लिखा हुआ है, और इसमें सीआरपीसी 1973। तो कोई आपसे पूछे कोड का मतलब क्या है, कोड मीन्स प्रोसीजर लॉस, कोड का मतलब है प्रोसीजर लॉ है। एक्ट का मतलब क्या है, लेजिस्लेचर ने बनाया है, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर। कोड क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि दीज आर द प्रोसीजर लॉस, यहां पे प्रोसीजर चलता है। सबटेंटिव लॉस क्या होते हैं, कंपनीज एक्ट 2013, इनकम टैक्स एक्ट 1961, जीएसटी, ये सारे क्या है, सबटेंटिव लॉ हैं। सबटेंटिव लॉ का मतलब क्या हुआ, राइट एंड लायबिलिटी डिसाइड करते हैं पार्टीज की। क्या डिसाइड करते हैं, राइट एंड लायबिलिटी, ये डिसाइड की जाती है पार्टीज की। क्या मुझे बताओ, इनकम टैक्स हम लोग पढ़ रहे थे, अगर आप उस सेक्शन का नॉन कंप्लाइंस करते हो तो आपके ऊपर पेनल्टी लगा दी, क्या लायबिलिटी अराइज हो गई, नहीं हो गई? क्या प्रोसीजर लॉ के अंदर अब वो पेनल्टी आपके ऊपर लग चुकी है, आप उस पेनल्टी को नहीं देना चाहते, लड़ना चाहते हो, तो भैया आ जाओ,
सिविल प्रोसीजर कोड के अंदर। क्रिमिनल वाला है तो सीआरपीसी में आ जाओ, यहां देख लेंगे तुम्हें। क्या बोल सकता हूं कि जो प्रोसीजर लॉ होते हैं डज नॉट क्रिएट न्यू राइट एंड लायबिलिटी। ये कोई नई राइट और लायबिलिटी क्रिएट नहीं करते। आपने कहा ये प्रॉपर्टी मेरी है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर, वो आपकी राइट और लायबिलिटी वो करेगा, ये थोड़ी ना आपकी वो करते हैं। यहां तो केस चलेगा। डज नॉट क्रिएट न्यू राइट, नया कोई राइट और लायबिलिटी यहां क्रिएट नहीं होने वाला प्रोसीजर लॉ में। वो तो जिस मैटर का डिस्प्यूट है उसको सॉल्व करेगा प्रोसीजर लॉ। सब्टेंटिव लॉ में और प्रोसीजर लॉ में दोनों में आपस में कॉन्ट्रडिक्शन आ जाए तो कौन प्रिवेल करेगा? कितने कह रहे हैं प्रोसीजर लॉ प्रिवेल करेगा? तो दोनों में क्या आ गई? कॉन्ट्रडिक्शन आ गई। प्रिवेल करेगा सब्टेंटिव लॉ। कौन प्रिवेल करेगा? सब्टेंटिव लॉ। असली में जो हम सोचते हैं वो कभी होता नहीं, जो हम सोचते हैं वो कभी होता नहीं है। और ऐसा क्यों है? सब्टेंटिव लॉ क्यों कर रहा है प्रिवेल? वही तो राइट और लायबिलिटी डिसाइड कर रहा है, तो वही प्रिवेल करेगा। अभी सीपीसी स्टार्ट नहीं हुआ, बेस बताया आपको। कितने चार्ट बता दिए? 3। चौथा चार्ट बनाओ। बनाओ क्या? एक बार रिवाइज कर लो। इसको रिवाइज कर लो एक। सीएस बनने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के नहीं होगा। क्लास लेने के लिए मेहनत करनी पड़ती है यार। गर्दन में इतना पेन चल रहा है, पूछो मत। आज की क्लास कैंसिल नहीं कर सकते थे, वरना वो मंडे की क्लास इसी कैंसिल है, इसलिए मैंने कहा चलो जाके क्लास ले लेते हैं।
अभी सीपीसी स्टार्ट नहीं हुआ, 2 चार्ट और रह गए फिर सीपीसी स्टार्ट हो जाए। मतलब बहुत मज़ा आएगा 2 चार्ट के अंदर भी आपको। चार्ट नंबर कौन सा? 4। एक है आपका मिस्टर पी और एक है मिस्टर डी। मान लो कि ये सेलर है। कौन है? सेलर। और ये कौन है? बायर है। अच्छा, आपस में दोनों का कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए भी हो सकता है और इमूवेबल के लिए भी हो सकता है। एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि भाई मैं तुझे अपनी कार बेचूंगा, एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया मैं तुझे अपनी प्रॉपर्टी बेचूंगा। अब कॉन्ट्रैक्ट अगर ब्रीच हो जाए तो क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट अगर ब्रीच हो जाए तो क्या होगा? गुस्सा किसको आएगा? दोनों में से किसी भी पार्टी को गुस्सा आ सकता है। भाई ए कार बेचना चाहता है, ए कार एक एग्जाम्पल है ना, कार बेचना चाहता है, तुमने बोल दिया खरीदूंगा, फिर तुम कह रहे हो नहीं खरीदूंगा। ड्रामा आ गई बात समझ में? तो उसको गुस्सा आ जाएगा। वो क्या करेगा? सेलर केस कर देगा। सेलर क्या कर देगा? केस कर देगा। अब ध्यान से सुनो, जब सेलर क्या करेगा, सेलर का मतलब कौन है? मिस्टर पी। तो मिस्टर पी क्या कर रहा है? पी फाइल्स, लिखो पी फाइल्स प्लांट। क्या फाइल करेगा? प्लांट फाइल करेगा। केस नहीं बोलते उसको, क्या बोलते हैं? प्लांट, INT। तो प्लांट फाइल करेगा। और जो प्लांट फाइल करेगा किसके अगेंस्ट करेगा? मिस्टर डी के अगेंस्ट करेगा। कहां पे करेगा बताओ? अब कौन से कोर्ट में करेगा? सिविल या क्रिमिनल? वेरी गुड, सिविल कोर्ट में करेगा। और किस लिए कर रहा है? रेमेडी चाहिए। रेमेडी चाहिए मतलब रेमेडी चाहिए मतलब श्वेता कंपनसेशन मांग रहा है। कंपनसेशन हो सकता है और स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। क्या बोला? स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कि भैया गाड़ी बेचो या गाड़ी खरीद, जो भी है। यहाँ तो वो गाड़ी खरीदने के लिए कहेगा स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, यहाँ तो सेलर क्या कहेगा? गाड़ी खरीदने के लिए बोलेगा। या तो बोलेगा गाड़ी नहीं खरीद रहा तो मुझे कुछ कंपनसेशन दे भाई, तूने बोला क्यों, तेरी वजह से मेरा नुकसान हो गया, दूसरा आदमी आया था खरीदने के लिए, बायर 2, मैंने बेचा नहीं उसको, मैं तो बेचता। पर कहानी क्या हो गई? तूने बोला था मैं लूंगा, तूने बोला था मेरे से लूंगा, ली नहीं तूने, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है तूने। तो पहले स्टेप्स में क्या हुआ? ये स्टेप्स है। फर्स्ट स्टेप, पी ने क्या कर दिया? प्लांट फाइल कर दिया। आज के बाद हम सूट नहीं बोलेंगे, प्लांट बोलेंगे। और ये प्लांट सूट कब बनेगी? ये प्लांट सूट बन जाएगी। वेरी गुड, सूट लिखो। सूट कब बनेगी? व्हेन सिविल कोर्ट एडमिट या एक्सेप्ट। एडमिट कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, मतलब कि क्या हो गई? आपकी कंप्लेन रजिस्टर्ड हो गई है। आपकी कंप्लेन क्या हो गई है? रजिस्टर्ड। तो जिस दिन क्या हो जाती है? कंप्लेन रजिस्टर्ड हो जाती है, उस दिन वो सूट बन जाती है। मैंने बताया था एक एडवोकेट के चैम्बर में बैठे हुए थे, बड़े सीनियर एडवोकेट थे, तो ऐसे ही तो उन्होंने बोला जी हम लोग सूट फाइल करके आ गए। तो मैंने ऐसी मजाक में बोल दिया सर अभी तो प्लांट फाइल की है, लग गया।
क्योंकि उसको पता लग गया ये सही कह रहा है, ये पागल है ये, मतलब लैंग्वेज तो अच्छी तरीके से बात। अभी तो तुम फाइल करके आए हो तो वो सूट थोड़ी ना बना है, रिजेक्ट भी तो हो सकता है। आगे की बात है, उसको लगता है तुम्हारी एप्लीकेशन बेकार है, टाइम वेस्ट करोगे कोर्ट का, होता है नहीं होता ऐसा, रिजेक्ट कर देगा। रजिस्टर्ड कर दी मतलब सूट बन गया। अच्छा, एप्लीकेशन को लेमैन लैंग्वेज में, मतलब प्लेंट को एप्लीकेशन बोल सकते हैं लेमैन लैंग्वेज की, मैंने एप्लीकेशन लगा दी कोर्ट में। पर रियलिटी में लॉ लैंग्वेज प्लेंट और सूट होती है। तो सूट से पहले एक स्टेप प्लेंट होता है, बस ये याद रखना है आपने। चलें आगे, चार्ट नंबर अगला चलें। तो ये स्टेप 2 है और स्टेप 3 में रेमेडी मिल जाएगी। स्टेप 3 में क्या मिल जाएगी? रेमेडी। आगे देखो, 5वां चार्ट, पिटीशन किसको कहते हैं? वर्ड आता था ना पिटीशन, अभी सूट आता था वर्ड, सूट का मतलब हमें पता लग गया। पिटीशन किसी को पता है पिटीशन कब होती है? कोर्ट में अपील होती है। तो सीख लो ना, ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। पिटीशन होती है जब आप स्टेट, मतलब कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट क्या करते हो, केस फाइल करते हो। तो यहाँ पे एक जो, अच्छा एक चीज़ मैंने बताने भूल गया यार, यहाँ पे तो जो पीछे गया, पीछे मैं एक चीज़ भूल गया, पता नहीं कैसे भूल गया, मेरे समझ में नहीं आया। जिसने केस फाइल किया है इस आदमी को, इसलिए मैंने यहाँ पे पी लिखा था, उसको क्या बोलते हैं? प्लेंटिफ। तो इसको बोलते हैं जी प्लेंटिफ। ये कौन है? प्लेंटिफ है। और जिसके अगेंस्ट केस फाइल किया है ये कौन है? डिफेंडेंट है। ठीक है। तो सिविल कोर्ट में जब केस फाइल होता है तो प्लेंटिव और डिफेंडेंट होते हैं, प्लेंटिव और डिफेंडेंट। अब पिटीशन की बात आ गई, तो यहाँ पे पिटीशन में क्या होगा? जो केस फाइल करेगा उसको बोलेंगे पिटीशनर, पिटीशनर। और जिसके अगेंस्ट केस फाइल किया है वो कौन होगा? रिस्पोंडेंट। तो अगर किसी स्टेट, जैसे देख बताया था ना इंडिया गेट पे वो लड़की क्या हो गया था, वो बेचारी गड्ढे में गिर गई, वो नाले में, गटर से बिल्कुल एकदम धाड़, सर लग गया, ये हंस रहे देखो यार, उसके सोचो क्या हुआ है, अपनी गलती से। हाँ, गटर तुमने खोलना छोड़ा हुआ है, लोग अपना जॉगिंग कर रहे हैं, भाई साहब आधा खुला हुआ था मान लो, 2 मिनट उसने कोई नेचर का कुछ हरे पत्ते ब्यूटी देखना चाहिए, उतने में उसकी ब्यूटी चली गई। ठीक है। तो भाई आ जाओ, म्युनिसिपल अथॉरिटी के अगेंस्ट पिटीशन लगा देगी, और पिटीशन जो लगाएगी उसको बोलते हैं रिट पिटीशन लगाएगी। क्या लगाएगी? रिट पिटीशन। और रिट पिटीशन कहाँ लगती है बेटा? हाई कोर्ट में।
और हाई कोर्ट में जब लगती है तो आर्टिकल 226 यूज होता है। सुप्रीम कोर्ट में लगती है तो आर्टिकल 32 यूज होता है। नालायकों, ये आर्टिकल याद कर लेना। जब हमने एग्जीक्यूटिव के पेपर देने थे, हमने उसी टाइम पे रट्टा मार लिया था इन आर्टिकल्स का, और चांस ऑफ मैटर की एग्जाम में आ जाते हैं ये, तो छाप के आ जाना। रिट पिटीशन, रिट पिटीशन समझते हो ना, कि आपके कुछ राइट्स हैं जो क्या किए जा रहे हैं, इन्फ्रिंज्ड किए जा रहे हैं, आपसे छीने जा रहे हैं, तो आप उस केस के अंदर रिट पिटीशन फाइल कर सकते हैं। डायरेक्ट हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। डायरेक्टली कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट के अंदर जा सकते हैं। और स्टेप 2 में लिखो, स्टेप 2 में क्या होता है? मिस्टर पी समझ गए होंगे कौन है? पिटिशनर। पिटिशनर ने क्या फाइल की है? रिट। क्या फाइल की है? रिट। आज मेरा लेक्चर मैं भेज दूंगा आपको, यूट्यूब पे है पूरा, मैंने रिट पिटीशन के ऊपर लेक्चर डाला हुआ है। एग्जाम के ना टाइम पे डाला था 2 दिन पहले, एक ही दिन में 400-500 लोगों ने देख लिया था। समझ सकते हो एग्जाम का कितना खौफ रहा होगा। और जैसी मैंने वीडियो डाली और मेरे पास मैसेज भी आने लग गए, क्या नाम है, प्रिया ही नाम है ना, हाँ, तो प्रिया, मेरे पास मैसेज भी आने लग गए, सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर, ये वो। नासिक सुना है? नासिक कहाँ है? हाँ, और पता नहीं कहाँ से आए भाई साहब मैसेज, मतलब दिल्ली के भी कुछ बच्चे थे 2-4। मैं बताओ, इतना खौफ होता है। मतलब अगर 2 दिन पहले पेपर से वीडियो बना दो ना मुस्कान, ये पेपर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बच्चे वही रटने लग जाते हैं फिर। ऐसा भी होता है। वो काम करते हैं जिनको ज्यादा खौफ होता है, बड़ा डर होता है जिनको सबसे ज्यादा। जैसे अभी उसके साथ हो रखा है, क्या नाम है उसका, मेरे को याद नहीं आ रहा, जो डाउट क्लास के लिए आती है, जैसलीन। सर कुछ पढ़ती हूँ याद नहीं होता। भाई याद कैसे रहेगा सर? आपने ना पढ़ाया, डाउट क्लास ली सर, सब याद हो गया। सामने बोल रहा हूं ना, तुम्हारे तो याद होगा ही, पर घर जाके नहीं पढ़ोगे, 1 हफ्ते बाद तो भूल ही जाओगे भाई। फिर थोड़ी ना याद रहेगा। आधा घंटा ही तो लगता है वो निकालना है। तो मिस्टर पी ने क्या फाइल कर दी है? पिटीशन फाइल कर दी है ऑफ मैंडमस। ये क्या चीज है? मैंडमस का मतलब क्या होता है? कमांड टू परफॉर्म इट्स ड्यूटी। कमांड टू परफॉर्म इट्स ड्यूटी। एक चीज मुझे बताओ, क्या जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है उस एरिया की, क्या उसका काम है या नहीं है, जो गटर के ढक्कन खुले हुए हैं उनको प्रॉपरली बंद करके रखें? क्या कमांड, क्या बोला? कमांड, किस चीज की कमांड? परफॉर्म द ड्यूटी, की भैया आप परफॉर्म करो ड्यूटी अपनी। तो क्या रिट पिटीशन फाइल करके हम ये कहना चाहते हैं? यस। साथ में हम कंपनसेशन तो लेंगे ही, ठीक है, कंपनसेशन तो हमने लेना ही है। और थर्ड स्टेप में क्या होगा? थर्ड स्टेप में लिखो क्या होगा? पिटीशन नीड नॉट ऑलवेज बी, पिटीशन need not always be against a specific person, rather it can be against state। मैंने बताया ना, पिटीशन need not ऑलवेज बी अ स्पेसिफिक पर्सन। स्पेसिफिक पर्सन के लिए पिटीशन नहीं होती, किसके लिए होती है? कॉमा, रादर इट कैन बी अगेंस्ट फॉर स्टेट, अगेंस्ट ऑफ स्टेट, या अगेंस्ट स्टेट लिख लो, अगेंस्ट स्टेट और अगेंस्ट गवर्नमेंट अथॉरिटी, अगेंस्ट स्टेट और अगेंस्ट गवर्नमेंट अथॉरिटी और गवर्नमेंट ऑफिसर, और गवर्नमेंट ऑफिसर।
बाकी क्रिमिनल वाला मैंने लिखवाया था आपको, क्रिमिनल वाला पहले मैं बता चुका हूं, सीआरपीसी, तो मैं इसलिए रिपीट नहीं कर रहा। सीआरपीसी में सी होता है, सी का मतलब कंप्लेनेंट, और सामने वाली पार्टी कौन होती है? एक्यूज्ड। सामने वाली पार्टी होती है एक्यूज्ड। तो सीआरपीसी में जो केस फाइल करता है उसे कंप्लेनेंट बोलते हैं, जिसके अगेंस्ट होता है उसे एक्यूज्ड बोलते हैं। ये क्या समझ में आ रहा है? ये जो लॉ में वर्डिंग सिखा रहा हूं तुम्हें, अब जब तुम्हें लिखना होगा कि किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी के अगेंस्ट केस फाइल किया है, तो जो सामने वाला बंदा होगा रिस्पोंडेंट वर्ड यूज किया करो। सिविल है डिफेंडेंट वर्ड यूज किया करोगे। सीआरपीसी आएगा एक्यूज्ड वर्ड यूज किया करोगे। जब कॉपी चेक कर रहा होगा बंदा तो उसको पता लग जाएगा कि भाई सही लिखा है। अब तुम सीआरपीसी के केस में लिख रहे हो, डिफेंडेंट है, सूट फाइल हो गया है, अबे वहां सूट वूट नहीं होता, वहां कंप्लेन होती है। चलो, तो ये चार्ट भी बना लेना। इस चार्ट का नंबर कौन सा होगा सीआरपीसी के लिए? 6। ये ऑलरेडी बता चुका था इसलिए दोबारा नहीं। 7th में आओ। तो पहला आदमी कौन था? प्लेंटिफ। कौन आदमी था? प्लेंटिफ। क्या किया था? एक प्लेंट लगाई थी, किसके अगेंस्ट? डिफेंडेंट। केस कौन जीता? प्लेंटिफ केस जीत गया, विनर। तो ये कौन है? लूजर। मूवी देखी थी? कोई मूवी थी, वो कौन मर गया था एक्टर? हाँ, उसकी एक मूवी थी ना, लूजर। लूजर वो याद नहीं आ रहा, मरने से पहले कौन सी मूवी गई उसकी? सी से नाम था, सी से नाम था उसका। सी से नहीं, वो तो मरने से बिल्कुल पहले थी, उससे भी पहले सी से नाम था। हाँ, नहीं, उससे पहले थी, सी से नाम था। छिछोरे। वेरी गुड, क्या बात है। हाँ, मतलब पुरानी, तो उसी में तो दिखाया था लूजर। तो भाई ये केस हार गया। लूजर को बोलते हैं जजमेंट डेटर। जो जज साहब हैं वो उसे बोलते हैं जजमेंट डेटर है। ये जो केस जीता है वो डिक्री होल्डर है। अब ये पता लग रहा है, ये वर्ड यूज होंगे पूरे सीआरपीसी सीपीसी में चलेंगे बेटा। अब किसी को समझ में कुछ नहीं आने वाला अगर ये लेक्चर नहीं लिया ढंग से। जिसकी क्लास मिस हो गई उसको बैकअप देखना पड़ेगा, क्योंकि फिर मैं वहां कह रहूंगा जजमेंट डेटर। सर होता कौन? छोटा नाम है तेरा, ठीक है। तो विनर को भाई डिक्री होल्डर। और ये जो हार गया केस, ये क्या करेगा? जो केस हार गया ये अपील करेगा। अभी बात कर रहे थे, ये अपील करेगा, यस और नो? जो केस हार गया वो अपील करेगा, और अपील करेगा तो कहां करेगा बताओ? सुपीरियर कोर्ट में करेगा, मतलब कि जो हायर बॉडी है वहां करेगा, सुपीरियर कोर्ट में। तो जब अपील करेगा तो अब ये कर रहा है ना अपील, जो कौन है? हारा है, मतलब कि मिस्टर डी जो केस हारे हैं, तो उसको क्या बोला जाएगा? डी को बोला जाएगा अपीलेंट। डी को क्या बोला जाएगा अब? अपीलेंट। और डी ने जिसके अगेंस्ट अपील फाइल की है वो बंदा क्या बन जाएगा अब? रिस्पोंडेंट। समझ में आ गया होगा। पहले रिस्पोंडेंट कौन था? अबे नालायकों, ये था ही नहीं। असली में क्या है? ये सिविल है, सिविल कोर्ट की कहानी है। सिविल कोर्ट में रिस्पोंडेंट फर्स्ट टाइम पे होता ही नहीं है, यस और नो? रिस्पोंडेंट कहां था? जब स्टेट के अगेंस्ट किया था। सर जब अपील में जाता है ना सर, तो जो बंदा अपील करता है वो अपीलेंट और सामने वाला रिस्पोंडेंट बनता है। तो इन्होंने वहां से चोरी कर लिया, देखा जाए तो ये वर्ड। पर ये यहां रिस्पोंडेंट, अगर मैं सिविल कोर्ट के अंदर रिस्पोंडेंट बोल रहा हूं तो उसका मतलब क्या है कि सर जो अपीलेंट है उसके सामने वाली पार्टी की आप बात कर रहे हो, अगर आप सिविल कोर्ट में बात कर रहे हो। और अगर मैं बोलूं कहां पे? पिटीशन के अंदर, पिटीशन के अंदर, तो मैं पिटीशन के अंदर क्या बोलूंगा? ये अभी आया था पिटीशन के अंदर कि सर पिटीशनर के सामने रिस्पोंडेंट बैठा है। फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा जब एग्जाम में
गवर्नमेंट अथॉरिटी का केस होगा तो मैं ऐसे लिख के आऊंगा, अपील का आगे कहानी आएगी तो मैं ऐसे बता के आऊंगा। भाई इतनी चीजें कोई सिखाता नहीं है, ये आपको सिखा रहे हैं। आप JIGL पढ़ोगे, कहीं पढ़ लो, इतनी चीजें नहीं सिखाए, वो बट चैप्टर पढ़ाना है ना काम। पर ये बताओ, ये जो मैंने चीज सिखा दी आपको, ये लाइफ टाइम CS बनने के बाद लोग ये चीजें सीखते हैं। मेरा एक फ्रेंड है, वो कहता है अपनी ना बेसिक वाली वीडियो दे दे ये, क्योंकि भाई अब कौन सिखाएगा। आप थोड़ी ना जाके क्लास लेने जाएगा कि चलो जी CS हो गए तुम क्लास में बैठे हो। क्यों बैठे हो? क्योंकि सर नया ICDR आ गया, मतलब नई रेगुलेशन आ गई, नए एक्ट आ गए, ये आ गए सर, GST पढ़ने के लिए सर क्लास ले लेंगे आपकी। मैं क्या ड्रामे हैं ये, क्या फायदा हुआ तुम्हारी डिग्री का, किसी काम के नहीं, तुम पेपर पास किए बस। घर पे बैठो, रात को 12 बजे बैठ के पढ़ो। जो आपको टीचर की लाइफ सबसे खतरनाक होती है, मरते दम तक हमें पढ़ाई करनी है। जब तक बच्चों को पढ़ाएंगे जब तक हमें भी पढ़ना है। तुम तो ये साल पढ़ोगे, आगे पास कर लोगे, फिर हमें दोबारा पढ़ना है यही चैप्टर। भाई साहब, और जिस दिन मान लो 30-35 साल हो गए यही चैप्टर पढ़ाते हुए, आदमी के सर के अंदर घुस जाती फिर चीजें। फिर ऐसा लगता है, वैसे तुम्हें अभी भी ऐसा लगता होगा कितना आसान है, मतलब होता ही ऐसे है। जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैंने आपको रिटर्न ऑफ इनकम पढ़ाया टैक्स में, आपको कितना आसान है यार, सर तो ऐसे ही पढ़ा रहे हैं मस्त। मैंने इनकम टैक्स रिटर्न पढ़ाया, एविडेंस, मतलब कुछ भी मैं पढ़ा, आपको बड़ा सर तो बड़े आराम से पढ़ा रहे हैं। तो हैबिचुअल हो गए ना उस चीज़ के। आप क्या पहली बार पढ़ते हो, फर्स्ट टाइम, पहली बार पेपर भी देना है आपको, ये कहानी है। फर्क तो पड़ता ही है ना। जजमेंट डेटर जो लूजर है उसको जजमेंट डेटर बोलता है, जज साहब उसको क्या बोलते हैं, जजमेंट डेटर है ये आदमी। तो जजमेंट डेटर का मतलब क्या है, जो केस हार गया। हाँ, जैसे गरिमा कहती, हिंदी में लिख लो, जजमेंट डेटर का मतलब जो केस हार गया, वो बंदा जजमेंट डेटर है। जो केस जीता वो कौन है, डिक्री होल्डर। अब कहीं पे वर्ड आ जाएगा डिक्री होल्डर, तुम्हें क्या समझ में आएगा, अरे सर ये बंदा केस जीत गया। सर अपीलेंट वर्ड लिखा है, इसका मतलब कि सर इसने अपील की होगी, पहले डिफेंडेंट रहा होगा। हर एक वर्ड का ढंग से मीनिंग पता होगा तुम्हें एग्जैक्टली। हाँ, ये कि कुछ बच्चों ने जून में पेपर देना है, तो इसलिए मैं अब जब मॉड्यूल से पढ़ा रहा हूं तो मैं एक एक लाइन की हिंदी करके नहीं दे रहा। अगर आपको एक एक लाइन की हिंदी चाहिए होंगी तो मेरे जो पहले के लेक्चर है मैंने एक एक वर्ड की हिंदी कर रखी है, क्योंकि टाइम होता है, एम्पल ऑफ टाइम होता है। अब इतना टाइम नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ, पैरा ये है, उसकी हिंदी बता देता हूँ, आप पढ़ोगे तो वही हिंदी नजर आएगी। पर वही है ना, घर जाके उसी दिन पढ़ना होगा, हफ्ते भर बाद क्या नजर आएगा। अब चैप्टर स्टार्ट होगा आपका। कौन सा चैप्टर है? अब होगा स्टार्ट। ये सारी उसकी फाउंडेशन, और ये CPC की फाउंडेशन नहीं है, CRPC भी इसके अंदर कवर है। कौन सा नंबर का चार्ट बनेगा? तो यहां से CPC स्टार्ट होगा और चार्ट नंबर 8 क्या बोलता है? यहां पे आदमी कौन है? जज। अब आपको बताइए जज कौन है। और यहां पे जज 3 तरीके से बात करता है, एक डिक्री, एक में ऑर्डर, और एक में उसकी जजमेंट। आप देखो नाम आ रहा है ना, जजमेंट, जजमेंट डेटर। तो डिक्री क्या होती है? एडजुडिकेशन होती है। और आपको मैंने बताया था एडजुडिकेशन क्या होती है, तमाम हुए ये अदालत इस नतीजे पे पहुंची है ना, उसको बोलते हैं एडजुडिकेशन। और एडजुडिकेशन का मतलब है एविडेंस, विटनेस और विजडम। विजडम ऑफ जज। तो एक जज की क्या है? विजडम है। एक जज का फैसला है, और किस उसमें देखो ये देखो, तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत, तो जज साहब इस नतीजे पे पहुंचे। समझ में आ गया होगा, एविडेंस,
विटनेस विजडम। तो एडजुडिकेशन कौन करता है? बाय जज। जज करता है एडजुडिकेशन। और एडजुडिकेशन करके बताता क्या है? क्या डिसाइड करके देता है? वही राइट और लायबिलिटी। किसके बीच में राइट और लायबिलिटी? ऑफ डिस्प्यूटिंग पार्टीज। डिस्प्यूटिंग पार्टीज। तो जो डिस्प्यूटिंग पार्टीज हैं उनके बीच में राइट और लायबिलिटीज को क्या करके देते हैं बच्चों? डिसाइड करके बता देते हैं। ऑर्डर क्या है भाई? ऑर्डर एन ऑर्डर ऑफ कोर्ट gives some direction, give some direction, give some direction to the ongoing case, but does not decide right and liabilities। क्या right and liabilities of disputing parties। एक होता है ट्रायल। ट्रायल को बोलते हैं तारीख पे तारीख आ रही है। ट्रायल का मतलब तुम्हारा ट्रायल है इस दिन, वो तारीख पड़ गई। तारीख का मतलब ट्रायल। और ऑर्डर का मतलब क्या है? केस है तुम्हारा, बोल दिया, वो प्रॉपर्टी यूज नहीं करेगा, वो प्रॉपर्टी यूज नहीं करेगा। अभी डिसीजन नहीं आया, अभी डिसीजन नहीं आया, बीच में ही कोर्ट ने किसी चीज के लिए आपको मना कर दिया, तो क्या अभी राइट और लायबिलिटी डिसाइड हुए? नहीं। पर क्या आपको मना कर दिया? यस, आपको मना कर दिया। एक कंपनी है, मान लो ये कोलगेट और कौन है वो पेप्सोडेंट, इनकी आपस में लड़ाई हो गई कि भैया कोलगेट वाले ने बोल दिया ये ऐड आ रही है सर, इस ऐड को देख के क्या हो रहा है, हमारी बेइज्जती हो रही है, कोलगेट वालों की, ऐड रुकवा दो। तो उसको बोलते हैं इंटरलोकेटरी ऑर्डर। तो जज साहब क्या करेंगे? इंटरलोकेटरी ऑर्डर दे देंगे। तो उस ऑर्डर का मतलब क्या है? सर अभी तो प्रोसीडिंग चल रही है, फैसला नहीं आया, पर बीच में ही क्या है, इंटरलोकेटरी ऑर्डर आ गया कि भैया स्टे ऑर्डर। बताया था आपको इंटरलोकेटरी ऑर्डर, अभी ये सब आना है सीपीसी सीआर। इंटरलोकेटरी ऑर्डर का मतलब स्टे ऑर्डर, टू स्टॉप उस चीज, भैया ये ऐड बंद कर दो, अब नहीं आएगी ये ऐड, क्योंकि उसके ऐड आने से कोलगेट की जो कंपनी है उसका नुकसान हो रहा है। जजमेंट क्या है? जजमेंट, हाँ फैसला, हिंदी में लिखना है तो फैसला है। इज अ रिटन जजमेंट इज रिटन बाय द जज, रिटन बाय द जज, रिटन बाय द जज बिफोर डिक्री और ऑर्डर। समझ गए ना? डिक्री तो क्या है आपको पता ही है। डिक्री का मतलब एडजुडिकेशन आ चुकी है, राइट और लायबिलिटी डिसाइड हो चुकी है, वो तमाम सबूतों को मद्देनजर रखते हुए अदालत एक नतीजे पे पहुंच चुकी है। अब जो आप किताब पढ़ते हो इसके अंदर, जो आप किताब पढ़ते हो इसके अंदर केस लॉ होते हैं, JIGL आप पढ़ते हो, केस लॉ होते नहीं होते? होते हैं। तो वो डिक्री होती हैं या जजमेंट होती हैं? डिक्री होती हैं या जजमेंट होती हैं? बताओ। ओनली डिक्री होती है। पता है क्या होता है प्रिया? जो जजमेंट होती है ना बेटा, वो कम से कम नहीं भी तो 500,000 पन्ने की होती है। कैसे? पहली हियरिंग हुई, विटनेस 1 आया, विटनेस 2 आया, उसने ये बोला, इसने ये बोला, ये एविडेंस, ये समझ गए, वो फाइल बनती चली जा रही है। तो जजमेंट तो क्या है, एक पूरा चिट्ठा है केस का, और डिक्री क्या है, वो
40 लाइनें या वो 10 लाइनें जिसमें बस बता दिया फैसला क्या आया। तो हम जो पूरी किताब पढ़ रहे हैं सब में क्या है, डिग्री है। पूरा केस नहीं खोल के बता रखा, बस बता रखा है उस केस में ये हुआ था, लास्ट में वही फैसला सुना रखा है। अब वही वाली बात है, हमने पूरा JIG लिया, मार्क्स आ गए 90, हम ये वहां पे डिग्री है या जजमेंट। ऐसा भी होता है कई बार। बच्चे को तो तभी आएगा ना जब बताया जाएगा, बच्चे को कहां से पता लगेगा, ये कहानी है। कईयों को तो वो पीछे मैक्सिमम नहीं दिए हुए लॉग, वो कईयों को बाद में पता लग, पास हो जाते फिर पता लगा अच्छा पीछे दिए हुए थे, हमें पता ही नहीं था। कभी आज तक वो पीछे इतने पीछे गए नहीं ना। कभी ऐसा नहीं हुआ कि 12वीं क्लास की कोई किताब आपके पास और उसका कोई मतलब मटेरियल आप देख नहीं पाए, है ना, पहली बार पता लगा अबे ये। अच्छा कभी ऐसा हुआ पेपर देते हुए, पेपर देते गए और लास्ट में एक क्वेश्चन वो नहीं था आपको, किसके साथ ऐसा हुआ? मेरे साथ हुआ है, मेरे साथ ऐसा हुआ था। वो मैंने कहा भाई मैंने तो देखा ही नहीं कि पीछे भी है। अब मुझे क्या लगा कि ऐसे वो 4-5 पेपर थे, मुझे क्या लगा, अब मुझे लगा खत्म ही हो गया सब, और PTO भी नहीं लिखा हुआ था। तो मेरे को क्या पता, मेरे लगा भाई इतने, हाँ कई बार ऐसे भी हो जाता है। चलो वो तो ऐसा है नहीं कि आपने देखा, वो तो ये वो देखा ही नहीं आपने। कई बार अपनी अलमीरा में कुछ ढूंढ रहे होते हैं, पड़ा वही है, दिख ही नहीं रहा आपको, नजर ही नहीं आ रहा भाई साहब, और फिर एक दिन नजर, ऐसा है। तो जजमेंट समझ में आ गई। हर ट्रायल की बात, हर हियरिंग की बात उसके अंदर लिखी हुई है। तो अगली क्लास में क्या हो जाएगा, ये चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। बेस बना दिया आपका, पूरा आपको बेस बता दिया देखो। पर ये अगली क्लास समझ में तभी अब मैं जजमेंट डेटर कर रहा हूँ, कहीं पे रिस्पोंडेंट बोल रहा हूँ, कहीं पे कुछ बोल रहा हूँ, समझ में उसी को आ रहा होगा जिसने ये लेक्चर देखा है या क्लास ली है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे वेडनेसडे को मिलेंगे, मंडे क्लास नहीं है। हाँ मैंने नीचे रिसेप्शन में भी बता दिया है और आपको भी बता दिया है, और जो बच्चे नहीं